All right. Hi, everyone. Good evening. Good evening, Ashutosh. Let me allow everyone to unmute. All right. मेरी आवाज आ रही है? Can you guys see the screen? Yes, sir. Okay, great. Now, last class, in fact, last week की जो class थी वो मैं ले नहीं पाया था. There was some urgent family emergency that came. However, उसके पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने बोर्स मॉडल एंड उसके रिजल्ट्स डिस्कस किए थे. बेस्ड ऑन दैट मैंने आप लोगों को होमवर्क भी दिया था to attempt certain questions from the booklet, and to help you with that homework मैंने आप लोगों के साथ में वीडियो एक्सप्लेनेशन भी शेयर किए थे of that homework. तो क्या आप लोगों को मौका मिला to complete that homework and refer to those video explanations in case you had any doubts? किसी को कुछ डाउट पूछना है from the theory or from the homework that I had given in the last class? All right. तो फिर हम लोग आज का डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं बेस्ड ऑन द टर्म्स जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे. अच्छा, कुछ डाउट भेजे हैं आशुतोष ने. FBO के 25, 29 एंड 34th क्वेश्चन को लेकर. ओके, FBO का 25th क्वेश्चन, इज दैट द ग्राफ वाला क्वेश्चन? यस सर. अच्छा अच्छा. ग्राफ्स को लेकर आप लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स, पैराबोला, हाइपरबोला, ऐसा कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया था पहले? हाँ सर. ओके, ठीक है. तो फिर मैं आज के सेशन में थोड़ा सा टाइम निकाल कर आप लोगों के साथ वो ग्राफ्स वाला पार्ट भी डिस्कस करना चाहूंगा. ठीक है, जो कि FBO का क्वेश्चन नंबर 25 है. ठीक है. सो in fact, let me take up that discussion in a simple way. I think मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही किसी बैच में डिस्कस किया था. आई थिंक जेनेथ वाले बैच में ही किया था. हाँ, करेक्ट. इसी में मैंने वो ग्राफ्स वाला पार्ट डिस्कस किया था. वेट, हाँ. तो ध्यान से ऑब्जर्व करना सब लोग. एज सच आप लोग जब 12th क्लास में मैथ्स में एक चैप्टर पढ़ोगे, अपने आप में एक डेडिकेटेड चैप्टर रहेगा फंक्शंस एंड ग्राफ्स का. ठीक है, इट विल बी अ सेपरेट चैप्टर इन इटसेल्फ, जिसमें आपको लेट से दो वेरिएबल्स हैं y एंड x, एंड उनके बीच में रिलेशनशिप दिया जाएगा. ठीक है, मैथमेटिकल रिलेशनशिप होगा. y विल बी अ फंक्शन ऑफ x. इट कुड बी एनी टाइप ऑफ फंक्शन, लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है, लॉगरिथमिक हो सकता है. बहुत सारे टाइप्स के फंक्शंस आपके साथ में डिस्कस करे जाएंगे एंड उनके करस्पॉन्डिंग ग्राफ्स कैसे होते हैं. ठीक है, ये सब आपके साथ में डिटेल में डिस्कस होगा. धीरे धीरे जैसे आप
फिजिक्स में, मैथ्स में पढ़ते जाओगे, कुछ बेसिक नॉलेज तो आप एनीवेज अक्वायर करते ही जाओगे। ठीक है, अभी के लिए फॉर करंट पर्पस मैं आपके साथ में कुछ 3 बेसिक रिलेशनशिप्स और उनके ग्राफ्स जरूर डिस्कस करना चाहूंगा। ठीक है, सो लेट्स से we talk about the first one, which is a linear graph. ठीक है, now whenever we are supposed to draw a graph, ठीक है, टिपिकली 2 वेरिएबल्स के बीच में अगर ग्राफ ड्रॉ करना होता है तो वो कुछ इस तरीके से मेंशन कर देते हैं दैट ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन समथिंग वर्सेस समथिंग। नाउ एक कन्वेंशन होता है कि जो पहला समथिंग होगा वो y एक्सिस होगा और जो दूसरा समथिंग होगा वो x एक्सिस होगा। इट गोज विदाउट सेइंग, ये कन्वेंशन आप दिमाग में बैठा लो, राइट। जैसे कल को मुझे अगर ग्राफ बनाना है बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो काइनेटिक एनर्जी y एक्सिस पे प्लॉट होगा एंड स्पीड x एक्सिस पे प्लॉट होगा। द फर्स्ट समथिंग गोज ऑन द y एक्सिस, द सेकंड समथिंग गोज ऑन द x एक्सिस। Let's look at the first type of graph, a simple relationship that exists between y and x. Say y is directly proportional to x. कैसे रीड करते हैं इसको? y is directly proportional to x, यानी कि अगर x बढ़ाएंगे तो y का वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है, अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर देते हैं। से द रिलेशनशिप कम्स आउट टू बी y इज इक्वल टू kx। ठीक है, वेयर k वुड बी सम कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल यहां पर लेट्स से k अगर मैं 1 लेता हूं एंड देन आई ट्राई टू प्लॉट अ ग्राफ, तो आप नोटिस करोगे y वर्सेस x का ग्राफ कैसा आ रहा है। x की वैल्यू 1 के लिए y 1, x की वैल्यू 0 के लिए y 0, x की वैल्यू 2 के लिए y 2। यू आर ऑब्जर्विंग बाय प्लॉटिंग that the graph comes out to be a linear graph। ठीक है, ये समझ में आया बेसिक? यस सर। अच्छा, समटाइम्स ऐसा भी होता है। ठीक है, यहाँ पे आप नोटिस करना, you can also write the relationship between y and x as y is equal to kx plus c। ठीक है, where k and c are constant। इस तरीके से भी आप y और x के बीच की प्रोपोर्शनैलिटी को मैथमेटिकल इक्वालिटी में कन्वर्ट कर पाते हो। तो उस केस में कैसा रहता है, लेट्स से इफ आई टेक सम वैल्यूज एंड प्लॉट। ठीक है, जस्ट से k का वैल्यू 2 है और c का वैल्यू 1 है, तो इस केस में अब आप अगर प्लॉट करोगे y वर्सेस x का ग्राफ तो कैसा दिखेगा। x की वैल्यू 0 के लिए y 1 हो जाएगा, x की वैल्यू 1 के लिए y 3 हो जाएगा, है ना। ये k की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 1 अगर मैं ले रहा हूँ जस्ट एज एन एग्जांपल, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, एंड अगेन इफ आई कनेक्ट दोज डॉट्स तो आई विल अगेन गेट अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, बट दिस टाइम नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस इंटरसेप्ट। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रेट लाइन होती है, इस स्ट्रेट लाइन के 2 फीचर्स होते हैं। एक तो इसका स्लोप कितना है, जिसको हम लोग मेजर करते हैं वाया एन एंगल with the x axis, that slope is called as tan theta and that slope is k, and y intercept यानी कि कहां पर ये ग्राफ y एक्सिस को कट करता है, that is going to be c। ठीक है, ये रीड करना है। Is this graph also clear?
यस सर। बेसिक्स बता रहा हूँ मैं, मतलब ऐसा आपके दिमाग में और भी चीजें होंगी, मतलब यू माइट स्टार्ट एक्सप्लोरिंग कि सर, क्योंकि आपने मैथ्स में कौन सा टॉपिक चल रहा है अभी आपका? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एक तो उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये सब आपको नॉलेज आने लगी होगी ना। यस सर। आप लोग सोचोगे कि सर ये सेकंड क्वाड्रेंट में ग्राफ कैसा रहेगा, थर्ड में कैसा रहेगा, फोर्थ में कैसा रहेगा। तो अभी के लिए मैं वो सब कॉम्प्लेक्सिटीज में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेसिक बेसिक ग्राफ्स, बेसिक बेसिक रिलेशनशिप्स आपके साथ एक्सप्लोर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो मैंने आपके साथ में एक्सप्लोर किया लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, उनका ग्राफ कैसा बनता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, if I ask you what would be the graph between energy of a photon and its frequency, तो कैसा रहेगा ग्राफ? सबसे पहले आप सोचोगे इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, राइट। ये y एक्सेस पे प्लॉट होगा एंड ये x एक्सेस पे प्लॉट होगा। तो यू रिमेंबर फ्रॉम क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट द रिलेशनशिप इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी, E is equal to h nu whereas it is constant. So अगर if I was to draw a graph, it will be a graph which will be a straight line passing through origin, right? And the slope will be equal to h. Let's say if I ask you what will be the graph between momentum and speed of an object, तो कैसा रहेगा ग्राफ? Correct. Again, it will be a linear graph. You know the relationship P is equal to mv, right? M is constant, so direct proportionality P versus V graph, right? ठीक है, ग्रेट। चलो थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। कैसे आप लोगों ने अभी बोर्ड्स मॉडल और बोर्ड्स मॉडल के कुछ रिजल्ट्स पढ़ लिए हैं, है ना? सो लेट मी यूज दैट अंडरस्टैंडिंग। इफ आई वुड आस्क यू टू ड्रॉ अ ग्राफ between V and Z, graph between V and Z of, or I should say for given n of an electron in single electron, or of an electron in Bohr's model, as per Bohr's model. तो आप क्या बोलोगे? दैट V, जो रिलेशनशिप आपको याद है, वाज प्रोपोर्शनल टू Z बाय n, ठीक है। और n के लिए क्या बोला जा रहा है? दिस इज कांस्टेंट, दिस इज गिवन। तो यू वुड बी लाइक कि ठीक है, सो इफ आई वाज टू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन से V एंड Z, तो ये कैसा रहेगा? इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, करेक्ट। हाँ, अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आपको पता है तो आप उससे स्लोप के बारे में भी कमेंट कर सकते हो।
ठीक है, चलो तो ये सिंपल ग्राफ हुआ, सिंपल अंडरस्टैंडिंग एक लीनियर ग्राफ्स की आपको आई। ठीक है, अब नोटिस करना, लेट मी टॉक अबाउट द सेकेंड type of graph which you should know is called as a parabolic graph. What do I mean by this parabolic graph? यहाँ पे आप notice करना, when y is directly proportional to x square. ठीक है, y कैसे रीड करा जा रहा है? y is directly proportional to square of x. ठीक है, say y is equal to kx square is the relationship. ठीक है, where k is a constant. Assume करो k की वैल्यू 1 है। ठीक है, say k is 1, तो ये रिलेशनशिप कैसा हो गया? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो आप प्लॉट करोगे तो x की वैल्यू 0 के लिए y 0 आएगा। ठीक है, x की वैल्यू 1 के लिए y भी आपको 1 मिलेगा। ठीक है, बट x की वैल्यू 2 के लिए लाइक y की वैल्यू 4 हो जाएगी, काफी बड़ी वैल्यू आ जाएगी। तो जब आप उसको प्लॉट करोगे तो ये ग्राफ ऐसे लाइक कर्व शेप का आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं पैराबोला। ठीक है, इसको पैराबोलिक ग्राफ कहते हैं। ठीक है, so let's say for example if I ask you to draw the graph between kinetic energy and speed. Of an object, तो ये कैसा रहेगा ग्राफ इनके बीच का? आप रिलेशनशिप एक्सप्लोर करोगे kinetic एनर्जी और स्पीड के बीच में, तो you will find k is equal to half mv square, m constant है, that you can see that kinetic energy is directly proportional to v square. So अगर मुझे kinetic energy versus v का ग्राफ ड्रॉ करना हुआ तो it should be of this parabolic nature, right? अच्छा, अब इसमें एक ट्विस्ट नोटिस करना। ट्विस्ट है that rather than drawing a graph between ke versus v, मैंने बोला draw a graph between ke versus v square। ये ऊपर वाले ग्राफ में देखो स्लोप कांस्टेंट नहीं है, पैराबोला है ना ये, तो पैराबोला में क्या स्लोप कांस्टेंट नहीं होती है। यहाँ पर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, अलग अलग एंगल रहेगा ना, तो मैं यहाँ पे स्लोप वगैरह के बारे में बात नहीं कर रहा। ठीक है, इनफैक्ट आपको जब मैथ्स में आप पढ़ोगे तो पैराबोला अपने आप में अगर आपको स्टडी करना होगा, देखो मैथ्स में एक अलग से चैप्टर होगा कॉल्ड एज स्ट्रेट लाइन, अलग से एक पूरा चैप्टर होगा जिसमें आप स्ट्रेट लाइन और उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ोगे। एक अलग से चैप्टर होगा कॉल्ड एज पैराबोला, जिसमें आप पैराबोला और उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ोगे। तो अभी क्या मैं वो सब डिटेल्स में वेंचर नहीं कर रहा हूँ। समझ में आया दर्शन? यस सर। ठीक है, यहाँ पर इस ट्विस्ट को आप मुझे फिगर आउट करके बताओ दैट इफ आई ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन के वर्सेस वी स्क्वायर, राइट? सो हाँ, मोस्ट ऑफ यू आर एबल टू फिगर आउट द ट्विस्ट दैट इट विल बी अ लीनियर रिलेशनशिप, राइट? वी स्क्वायर को आप कुछ भी बोल दो, कल से यू स्टार्ट सेइंग वी स्क्वायर एज पी। ठीक है, पी या लाइक एनीथिंग दैट यू वांट टू से क्यू, तो you get the relationship that kinetic energy is equal to half mq. It's a direct proportionality between the two. तो इनके बीच में अगर मुझे ग्राफ बनाना हुआ तो वो कैसा रहेगा? लीनियर ग्राफ, kinetic एनर्जी वर्सेस v स्क्वायर। ठीक है, नोटिस करना ये नॉट ऊपर वाला क्या था, kinetic एनर्जी वर्सेस v था। ठीक है, ये kinetic एनर्जी वर्सेस v स्क्वायर है। सो ट्विस्ट समझ में आया? ठीक है, थोड़ा सा और प्रैक्टिस करा देते हैं इस ट्विस्ट की। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू ड्रॉ
a graph between R versus N for electron in hydrogen atom. What will be your graph like? So you will try to remember the relationship. R was equal to 0.529 into n square by z, right? So यहाँ पर हाइड्रोजन एटम बोलकर z का वैल्यू फिक्स्ड कर दिया, राइट, कांस्टेंट कर दिया. Implies you are, or you can clearly see that R is proportional to n square. तो अगर अब मैं आपसे बोलूंगा R वर्सेस n का ग्राफ बनाना है तो कैसा रहेगा? It will be a parabola. Correct? Had I asked you to draw a graph between say R वर्सेस n स्क्वायर, अगर मैं ये ग्राफ आपको ड्रॉ करने के लिए बोलता तो फिर आपका कंक्लूजन क्या रहता? Right, you would have been that R is directly proportional to n square. Right, this is what is on the y-axis and this is what is there on the x-axis. Right, so this means a linear graph. Direct proportionality hai, whatever is being plotted on the x-axis and on the y-axis. Right. Great. So ये R versus n square का graph would have been a straight line. ठीक है? Okay. Let me ask you one more question. थोड़ा सा आप सोचना. Draw graph between kinetic energy of electron versus 1 by n square in hydrogen atom. कैसा रहेगा ये ग्राफ? हाँ, हर्षदा, आशुतोष, उदय, रेवांशी, आदित्य, आप लोगों का करेक्ट है. मैं शुभम, आप रिलेशनशिप देखो ना. आपने पढ़ा हुआ था दैट काइनेटिक एनर्जी वाज माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, यानी कि 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर. ठीक है, अब हाइड्रोजन एटम बोलकर ये z का वैल्यू तो मैंने फिक्स कर दिया, दैट इज 1. तो व्हाट आर यू सीइंग ओवर हियर? काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n स्क्वायर, है ना? ये रिलेशनशिप आया. और अब मैंने ग्राफ ड्रॉ करवाया है between this which is on the y axis and this itself is on the x axis. So can you see that y is directly proportional to x? That is linear graph. ये बनेगा ना? समझ में आया? Y would K versus
1/n² ग्राफ भी लीनियर? अगर यहीं पर लेट से अगर मैं आपसे ये एक्सप्लोर करने के लिए बोलता दैट हाउ वुड द ग्राफ ऑफ KE वर्सेस 1/n वुड लुक लाइक, तो आप क्या आंसर करते हैं? पैराबोला, right? This would have been correct, a parabolic graph. Because KE is proportional to 1/n², right? Y is proportional to x². Okay, this 1/n is your x. ठीक है, ऑलराइट, एक और रिलेशनशिप एक्सप्लोर कर लेते हैं, लास्ट वन, विच इज कॉल्ड एज अ हाइपरबोलिक रिलेशनशिप. ठीक है, ये हाइपरबोलिक रिलेशनशिप कैसा रहता है? व्हेन y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x. ठीक है, ऐसे लिखा जाता है दैट y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x. Then if I draw a y versus x graph, it will come out to be a parabola. कैसे, आप यहाँ पे नोटिस करना, सॉरी, इट विल कम आउट टू बी अ हाइपरबोला. जैसे मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करा अपन ने, y इज इक्वल टू k टाइम्स 1/x. ठीक है, से k इज इक्वल टू 1, तो ये y इज इक्वल टू 1/x ग्राफ हो गया, रिलेशनशिप हो गया. अब आप अगर प्लॉट करोगे, ठीक है, दैट इफ यू स्टार्ट डूइंग अ प्लॉट, एक मिनट, हाँ, x की वैल्यू 1 के लिए y की वैल्यू 1 रहेगी, x की वैल्यू 2 के लिए y की वैल्यू हाफ रहेगी, x की वैल्यू हाफ के लिए y की वैल्यू 2 रहेगी. इस तरीके से अगर आप इन डॉट्स को कनेक्ट करोगे तो यू विल फाइंड दैट इट कम्स आउट टू बी अ कर्व ऑफ दिस शेप. ठीक है, इट डजंट मीट द एक्सिस, इट डजंट कट द एक्सिस. ठीक है, इट विल जस्ट अप्रोच द एक्सिस. जैसे जैसे x कम होता जाएगा y का वैल्यू बढ़ता जाएगा, या फिर जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा y का वैल्यू भी कम होता जाएगा. इस तरीके का ग्राफ, इसको हम लोग हाइपरबोला कहते हैं. ठीक है, let's say if I ask you to draw or take an example of it, so something like relationship between frequency and wavelength of electromagnetic radiations, उनका ग्राफ कैसा रहेगा? It will be following an inverse relationship. Frequency into wavelength is equal to speed of light, which is constant. So that means frequency and wavelength are inversely proportional to each other. किसी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उसका वेवलेंथ कम होगा, एंड वाइस वर्सा. ठीक है, अच्छा, यहां पर ऑल्सो नोटिस करना, ठीक है, राइट, जैसे हम लोग ऊपर भी ट्विस्ट्स देख रहे थे, तो यहाँ पे भी एक ऑब्वियस सा ट्विस्ट है आप लोगों के सामने, दैट y is inversely proportional to x can also be read as y is directly proportional to 1/x. ऐसे भी रीड कर सकता हूं ना मैं इसको.
मैं ऊपर करता हुआ भी आ रहा था ऐसे कुछ कुछ एग्जांपल्स में। तो अगर लेट्स से मैं y वर्सेस 1/x का ही ग्राफ ड्रॉ करूं तो फिर वो क्या रहेगा, कैसा रहेगा? इट शुड कम आउट टू बी अ लीनियर ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, है ना? करेक्ट। सो जैसे लेट मी टेक एन एग्जांपल। ये तो खैर काफी सिंपल एग्जांपल हो गया, इसको तो हटा देता है। ठीक है, बोर्ड्स मॉडल का ही मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ आपके सामने। ड्रॉ ग्राफ between R versus Z for an electron in a given orbit of single electron system. राइट, तो आप लोग कैसा बोलोगे? दैट लेट मी एक्सप्लोर द रिलेशनशिप R was proportional to n square by Z, or you can say R is inversely proportional to Z if n is constant. Right, so if I then plot a graph between R versus Z, it will be a hyperbolic graph. इस तरीके का कुछ ग्राफ रहेगा. If I would have asked you to plot a graph between R and 1/Z, then you would have said it would be a straight line. ठीक है, तो ये कुछ बेसिक ग्राफ्स आपको समझ में आ रहे हैं? यस सर। इसके बेसिस पर अब आप वो जो FBO का क्वेश्चन था वो अब आप आंसर कर पाओगे? यस सर। सर वो लास्ट वाला एक बार प्लीज समझाओ। देखो ना, R और Z के बीच में ग्राफ बनाना था, करेक्ट? यस सर। सबसे पहले आप R और Z के बीच का रिलेशनशिप एक्सप्लोर करोगे, तो वो कैसा रिलेशनशिप है? R comes out to be inversely proportional to Z if n is constant. यस सर। R वर्सेस Z का ग्राफ तो हाइपरबोला होगा, बट R वर्सेस 1/Z का पूछ लिया तो वो स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि R 1/Z के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ना। यस सर, थैंक यू सर। So I think this should be sufficient for you to be able to understand the concept of basic graphs. ठीक है, मैं आपके नोट्स में यहीं पर इसको अपेंड कर देता हूँ। होपफुली इतनी जगह है, ओवरलैप नहीं हो रहा हो। Just give me some moment. ठीक है, ऑलराइट, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं आवर डिस्कशन। ठीक है, अभी मैं और डाउट्स नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, वैसे आप एक बार वो वीडियो एक्सप्लेनेशंस रेफर करना, आपके डाउट्स आंसर हो जाने चाहिए। बट एक ग्राफ वाला वाज समथिंग व्हिच आई थॉट इट रिक्वायर्ड सम टाइम, तो मैंने उस पर ऑलमोस्ट आधा घंटा स्पेंड किया है। तो आपको ये बेसिक ग्राफ्स ड्रॉ करने आ जाएंगे। ठीक है, ऑलराइट, अब हम लोग जो लास्ट क्लास में टर्म्स देख रहे थे,
ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मैंने कुछ टर्म्स आप लोगों को सिखाए थे, बताए थे, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट एंड आयोनाइजेशन एनर्जी, राइट। एंड उसके साथ मैंने कुछ कुछ क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस किए थे। उसी में एक टर्म बचा था which was called as excitation energy। ये हम लोगों ने उस क्लास में डिस्कस नहीं किया था ना? जितना मुझे याद आ रहा है, आई थिंक इसका डिस्कशन नहीं करा था। तो अब नोटिस करो, what does this excitation energy term means? Excitation energy is the energy required to excite electron from ground state to some higher state, and that will be called as the excitation energy of that state। So थोड़ी सी इंग्लिश है, इसको आप एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझोगे। लेट्स से इफ आई आस्क यू एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ थर्ड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो कैसा अब रहेगी डेफिनेशन? एक्साइटेशन एनर्जी of third state of hydrogen atom will be the energy required to excite the electron from ground state, मतलब n equal to 1 से कहां तक? to that state n equal to 3 पर ले जाना है। तो उसके लिए जितना एनर्जी लगेगा that will be the excitation energy। तो अब can you get me the answer? How much electron volts of energy would be required to do this transition? हाँ, correct हर्षदा। Delta E will be E final minus E initial, right? E final is minus 1.51 and E initial was minus 13.6। ठीक है, अगर आपको वैल्यूज नहीं भी याद है तो इट इज एब्सोल्युटली ओके, मतलब यू कैन यूज द फॉर्मूला। ठीक है, ये माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर माइनस माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, वैसे भी आप लिख सकते हो, आई डोंट माइंड। And once you do that, you will come up with the answer that it is 12.09 eV। ठीक है, ऑलराइट। अब बेसिक डेफिनेशन तो आपको एक्साइटेशन एनर्जी का समझ में आया, बट इसके साथ में sometimes there are these terms associated, there is a nomenclature that is also associated। वो इसी एग्जांपल को मैं थोड़ा सा और इलैबोरेट करता हूं। जो ये एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ थर्ड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम मैंने बोला, उसको मैं एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम बोल सकता हूं। इसमें किसी को कोई डाउट? ये तो आई थिंक काफी ऑब्वियस है ना। थर्ड ऑर्बिट को हम लोग सेकेंड एक्साइटेड स्टेट बोल सकते हैं। यस सर। अच्छा, अब इसी को मैं सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम भी बोल सकता हूं। Now, this is something which you might not be able to connect by yourself कि ये कैसे बोल दिया। ठीक है, मे बी आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। I'll give you a minute to think about it। ओके, मे बी आपने कुछ दिमाग लगाया है। ठीक है, नाउ लेट मी इलैबोरेट कि ये नोमेनक्लेचर या ये नाम किस बेसिस पे दिया है। सो इफ आई
लुक एट एक्साइटेशन, तो वो कैसा दिख रहे हैं? हाइड्रोजन एटम है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसमें इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट रहेगा n=1 में, ठीक है। अब एक्साइट होकर वो क्या कर सकता है? n=2 में जा सकता है, या 3 में जा सकता है, या 4 में जा सकता है। तो अगर इनको मैं एक ऑर्डर में लिख के देखूं तो ये दिखेगा ना, लाइक दिस वुड बी द फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी, थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी। इस तरीके से एक नोमेनक्लेचर पढ़ सकता है। यस सर। ठीक है, मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर सब टॉपिक में एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। राइट, नेचुरली इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में रहेगा, ठीक है, एंड वहां से किसी भी हायर स्टेट पे जब मैं लेकर जा रहा हूँ इलेक्ट्रॉन को, तो उसको एक्साइटेशन कह रहा हूँ, एंड द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू दैट इज बीइंग कॉल्ड एज उस स्टेट का एक्साइटेशन एनर्जी। तो उसमें ये नोमेनक्लेचर बन सकता है। अगर आप नोटिस करोगे, अब सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी मैं टर्म लिख रहा हूं, तो आपको समझ में आएगा दैट इट विल करस्पॉन्ड टू द सेकेंड एक्साइटेशन हैपनिंग फ्रॉम n=1, and that will be from n=1 to n=3। ठीक है, तो थोड़ा जबरदस्ती का नोमेनक्लेचर है। ठीक है, टू बी ऑनेस्ट, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बोला था दैट आई पर्सनली डोंट लाइक दीज टर्म्स, दे आर जस्ट इंक्रीजिंग डिफिकल्टी फॉर नो गुड रीजन। मतलब मुझे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, हाइड्रोजन एटम है, उसके अराउंड डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हैं, एंड उनको हम लोग लाइक चलो ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, ये फिर भी समझ में आता है। बट ये आयोनाइजेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी, ये सब थोड़े से एक्स्ट्रा ही काम हो गए, जबरदस्ती का एक्स्ट्रा नोमेनक्लेचर हो गया। ठीक है, बट चलो है तो है, क्वेश्चन इस पे आ जाते हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूँ बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव जस्ट स्टडीड। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मोमेंट। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। ठीक है, कोई वर्ड समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। 3 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, तीनों का आंसर निकालो।
हाइड्रोजन लाइक सिस्टम मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। सैंपल का मतलब बेसिक आपको Z निकालना है। हाँ, करेक्ट हर्षदा, करेक्ट उदय, करेक्ट आशुतोष। राइट सोनिया, राइट मुन्मयी। विधि कुणाल नहीं, नॉट करेक्ट। नहीं अनंत। सेकंड एक्साइटेड स्टेट लिखा है ना, सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब थर्ड ऑर्बिट होता है। सर एक बार बी सब ऑप्शन मतलब वो क्वेश्चन जो है वो एक बार पढ़ना है। ईपी यानी कि एनर्जी ऑफ फोटोन required to cause excitation of electron from ground state to second excited state, और ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में निकालना हुआ एनर्जी। हाँ ठीक है, सो आई थिंक आई रिवील द आंसर। पहले वाले का Z इक्वल टू 3 आना चाहिए, ठीक है। और यू कैन से लिथियम 2+ आयंस इज द सैंपल। हाँ, सेकंड वाले में उदय आपका सही है। हर्षदा थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया। नहीं निकिता, नॉट करेक्ट। नहीं आमोद, आप सेकंड का आंसर नहीं सही दिया। हाँ अभी आपने नहीं, आपने उल्टा कर दिया, आपने सेकंड और थर्ड का आंसर स्वैप कर दिया। हाँ राइट सुशांत, राइट प्रणित। नहीं, स्नेहल एंड अनंत आपका आंसर करेक्ट नहीं है। ऑलराइट, कितना आंसर आ रहा है इसमें? 108.8 EV। दिस इज व्हाट द करेक्ट आंसर वुड बी। ठीक है, जिसका नहीं आया है आप फिगर आउट करो कहाँ पर क्या गड़बड़ हुई। ऑलराइट, सी पार्ट का आंसर आई थिंक अराउंड 135
एंगस्ट्रॉम आएगा। ठीक है, जिसका आंसर आ गया है अच्छी बात है, because it was a good question. You would have been able to get the answer only if you would have revised what I have taught you in the previous class, would have done the homework properly and tried to solve its doubts by yourself. जिन जिनका नहीं आया है या जिन जिनका गलत आंसर आ गया है, ठीक है, उसमें आप फिगर आउट करने की कोशिश करो दैट कहां पर आप अटक गए। ओके, सो पहला वाला तो अंडरस्टैंडिंग क्लियर है। n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू इन्फिनिटी ले जाना है, एजेक्ट करना है, तो डेल्टा E इज E फाइनल माइनस E इनिशियल एंड यू पुट द वैल्यू, गेट द वैल्यू ऑफ Z as 3। बी पार्ट में आप नोटिस करो, बी पार्ट में क्या बोल रहा है, कॉज द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट होता है n इक्वल टू 1 एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट होता है n इक्वल टू 3। तो इसके लिए अब आप कैलकुलेट करोगे डेल्टा E, तो कितना आ जाएगा, delta E will come out to be E3 minus E1. You put the same formula and don't forget that Z का वैल्यू 3 है, लिथियम के लिए कर रहे हैं अब हम। तो 13.6 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 1/1 माइनस 1/9 एंड इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 108 EV आ जाता है, 108.8 EV। अब आपने यहाँ पे कैलकुलेशन एरर करा होगा तो वो आप अवॉइड करना है इन फ्यूचर। थर्ड पार्ट में आपसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ फोटोन emitted when the sample de-excites from first excited state। first excited state क्या होगा, n equal to 2, और यहां से कहां de-excite कर सकता है, n equal to 1 में, तो उसके करस्पॉन्डिंग कितना वेवलेंथ का फोटोन निकलेगा वो आपको निकालना है। तो आप वापस से करोगे, डेल्टा E शुड बी द एनर्जी ऑफ फोटोन। डेल्टा E में ऑफ कोर्स नेगेटिव का साइन आएगा, if you follow the convention that changes final minus initial, you will come with a negative sign. That negative sign does not mean negative wavelength, ठीक है, वो मत कर देना। negative sign just means that it is energy released because of de-excitation happening, and this you equal to 12400 upon lambda in angstrom, and you will get the value of lambda somewhere around 135 angstrom। ये समझ में आया? Is this clear? किसी को डाउट है इसमें? ऑलराइट, देन बुकलेट में जब आप लोग होमवर्क कर रहे होगे तो ये क्वेश्चन आपके सामने आया होगा, ये वाला क्वेश्चन करा था आप लोगों ने, देखा था? किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? नहीं? कुछ ही लोगों को डाउट है, बाकी लोगों को आ गया है क्वेश्चन? चलो ठीक है, जिसने सॉल्व किया है उसके डाउट को मैं आंसर करने की कोशिश करता हूं। तो यहां पर नोटिस करना, there is an important point, an important understanding which you should have in mind.
जब हमने बोर्स मॉडल पढ़ा है, डिस्कस किया है, तो उसमें हम लोगों ने क्या समझा? We understood that the radiations or photons that are absorbed or emitted by an atom correspond to the energy gap between the orbits. ठीक है, हम लोगों ने जो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी ऑफ बोर्स मॉडल, दैट सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है. सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में there are particular energy levels in which the electron can be present, right? So this atom can absorb or emit energy to excite or de-excite electron between these energy levels, right? And we understood that the wavelength of the photon absorbed for an excitation, ठीक है, or a de-excitation would correspond to these energy levels. ठीक है, राइट. इनफैक्ट इसको मैं हटा देता हूँ, दिस इज नॉट दैट, ये पॉइंट आप ज्यादा इजीली समझ पाओगे. इन एन एटम, ठीक है, जो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के बारे में स्पेशली बात कर रहा हूं मैं, द इलेक्ट्रॉन वुड अब्सॉर्ब, ठीक है, यहां पर मान लो एक एटम है, ठीक है, इस एटम के ऊपर बहुत सारे रेडिएशंस आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी या डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के, ठीक है. एंड याद करो, आप लोगों ने एक डाउट मुझसे पूछा था जब हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट डिस्कस भी कर रहे थे, ठीक है. तो अब उस डाउट को आंसर करने का टाइम आ रहा है कि मान लो ये एक एटम है, ठीक है, एंड इस पर डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के फोटॉन स्ट्राइक कर रहे हैं. नाउ व्हाट हैपेंस इज द इलेक्ट्रॉन वुड ओनली absorb those photons जिनका एनर्जी corresponds to either excitation, ठीक है, या तो वो इलेक्ट्रॉन को नेक्स्ट हायर ऑर्बिट में एक्साइट कर दे, डेफिनेट एनर्जी गैप जो है बिटवीन द ऑर्बिट्स उसके करस्पॉन्डिंग हो, या फिर वो इस इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज कर दे, लाइक इट टेक्स दिस इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द एटम इटसेल्फ. इन दोनों सिचुएशन के अलावा अगर कुछ भी और एनर्जी ऑफ फोटॉन है, कुछ भी और फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ है, देन व्हाट वी से इज दैट द इलेक्ट्रॉन वुड नॉट इंटरैक्ट विद दैट फोटॉन. ठीक है, अभी के लिए हम लोग इतना ही बोलेंगे दैट इट वुड नॉट इंटरैक्ट, ऑल्दो देयर आर सर्टेन अदर फिनोमेना आल्सो, बट अभी के लिए we keep this much in mind. Now let me explain this, let me further elaborate this with certain example of a simple hydrogen atom. So let's say there is a hydrogen atom in the ground state, ठीक है, एंड आपको हाइड्रोजन के एनर्जी लेवल्स के बारे में भी आइडिया है, -13.6, -3.4, -1.51, -0.85, एंड यू नो द एनर्जी गैप्स बिटवीन देम एज वेल, ठीक है, सारे एनर्जी गैप्स भी आपको पता है. अब मान लो there is certain photon incoming on this hydrogen atom, ठीक है, just give me one moment.
what will happen if the energy of photon is 5 eV? यहां पर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में प्रेजेंट है ग्राउंड स्टेट में, ठीक है, and if a photon of 5 eV strikes the atom, what will happen? Based on the understanding जो मैंने आपको अभी ऊपर समझाई, नो इंटरेक्शन, बिल्कुल सही, there will be no interaction, right? Because why will there be no interaction? Would anyone want to explain? Because ये photon isn't capable to excite the electron or ionize the electron. Okay, what if 10.2 eV का photon strikes? Then क्या होगा? Correct. This is a photon which is of that frequency or that wavelength that is capable of exciting the electron. Okay, 10.2 eV is the gap between the first and the second orbit. So yes, the electron will get excited from n equal to 1 to n equal to 2. Okay. What if I throw 11 eV का photon? फिर क्या होगा? तो अभी आई एम गेटिंग 2 टाइप्स ऑफ आंसर्स, 2 आंसर्स मेरे सामने आ रहे हैं. एक सेट ऑफ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर नो इंटरेक्शन, एंड दूसरे सेट ऑफ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर सेकेंड ऑर्बिट में एक्साइट हो जाएगा. ठीक है, द करेक्ट आंसर इज नो इंटरेक्शन. व्हाई? Because the photon does not correspond to the exact energy gap. ऐसा नहीं होगा that you know 10.2 eV required था excitation के लिए और 11 eV का photon आ गया, तो ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन ये 10.11 eV के photon को absorb कर लेगा और नेक्स्ट हायर ऑर्बिट में चला जाएगा, ठीक है, और वहां पे उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा लेगा, ठीक है, या फिर यहाँ पे जाके जो बची हुई एनर्जी है उसको एक नए फोटोन के फॉर्म में थ्रो कर देगा. ऐसा नहीं होगा, ठीक है. दिस इज नॉट व्हाट बोर्स मॉडल सेज. बोर्स मॉडल सेज दैट as long as electron is in an orbit, it neither gains energy nor loses energy. Only when it jumps between the orbits, it absorbs or emits energy, and that too corresponding to the energy gap, exactly the energy gap. ठीक है, तो 11 eV isn't corresponding to the exact energy gap. That means no interaction. Clear है? ओके, अगर 12.09 eV का फोटोन स्ट्राइक करेंगे तो क्या होगा? Right. You can see that it will correspond to the energy gap between ground state and n equal to 3. So yes, excitation will happen. The electron is going to excite from n equal to 1 to n equal to 3. अच्छा, अगर 13.6 या उससे ज्यादा एनर्जी का फोटोन मैं स्ट्राइक करूंगा तो फिर क्या होगा? What will happen?
Correct. Ionization will happen. The electron will eject out of the electron. ठीक है, एंड जितना भी रिमेनिंग एनर्जी था दैट इज इम्पार्टेड एज काइनेटिक एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन. इस केस में हायर एनर्जी का भी फोटोन अब्सॉर्ब हो जाएगा. क्यों? क्योंकि इजेक्ट होने के बाद में इलेक्ट्रॉन बिकम्स फ्री. इट इज नॉट बाउंड टू द न्यूक्लियस. इट इज नॉट गोइंग टू फॉलो क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम या एनी अदर प्रिंसिपल दैट वी हैव स्टडीड. इट विल बी अ फ्री इलेक्ट्रॉन. सो एक बार एनर्जी अब्सॉर्ब करके इजेक्ट हो गया इलेक्ट्रॉन, तो जो भी रिमेनिंग एनर्जी है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. ठीक है, जैसा अपन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा था. ठीक है, इतना पार्ट समझ में आया आपको? नाउ definitely you will have certain doubts in your minds that how is it that Niels Bohr was able to say all this about a single electron system. इतना श्योरिटी के साथ में कैसे ये चीज नील्स बोर ने क्लेम करी? ऑल ऑफ दिस जो भी अब मैंने आपके सामने डिस्कस किया है is something that gets experimentally validated as well, and that is the experiment which we now would study under the heading called as atomic spectrum. So this is an experimental observation. ठीक है, क्या होता है स्पेक्ट्रम, what is meant by atomic spectrum, ये मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा, बट मोटा मोटा this is an experimental observation. And this experimental observation actually matches with what Niels Bohr had commented about hydrogen atom. Right? If you see what Niels Bohr is saying is that अगर मैं हाइड्रोजन एटम पर सनलाइट थ्रो करूंगा, सनलाइट कैसी होती है? सनलाइट इज मेड अप ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, है ना, बिकॉज सन इज अ ब्लैक बॉडी. तो उससे जो आने वाली रेडिएशंस है वो सब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की रहेंगी. तो नील्स बोर क्या कह रहा है? नील्स बोर ये कह रहा है that if I throw sunlight on hydrogen atom, out of all the wavelengths or photons that are going to come from the sunlight, the hydrogen atom is only going to absorb particular photons or particular frequencies only. These frequencies are going to correspond to the excitation of electron or ionization of electron. राइट, यही कहना चाह रहा है बोर्स मॉडल, है कि नहीं? जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, इट इज अ वे ऑफ डिस्क्राइबिंग व्हाट बोर्स मॉडल इज ट्राइंग टू से, दैट हाइड्रोजन एटम पर अगर मैं सारी वेवलेंथ्स या फ्रीक्वेंसीज थ्रो कर रहा हूं तो what I am seeing is that particular frequencies are going to be absorbed by the hydrogen atom, not all of them but particular, which cause this excitation. ठीक है, बाकी दूसरी जो रेडिएशंस है, ठीक है, जो एक्साइटेशन नहीं कर पा रही है, या तो देखो आयोनाइज कर दे, मतलब फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब जो कि जैसा अपन ने यहाँ पे बात करी, एक पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर की फ्रीक्वेंसीज तो सारी अब्सॉर्ब हो जाएंगे बिकॉज दे आर एबल टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन. ठीक है, बट बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, बिलो
the energy of photon that can ionize. ठीक है, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज ही हाइड्रोजन एटम अब्सॉर्ब करेगा. Those frequencies will correspond to the energy gaps between the ground state and the excited states. Right? This is what Bohr's model is saying. And आप notice करोगे that this observation of Bohr's model is something which gets experimentally validated as well. That is what we are going to study as this next subtopic called as atomic spectrum. Okay. So let's begin that discussion. Let me start with what the term spectrum means. Spectrum is a collection of electromagnetic waves of different frequency or wavelength. Okay, in very, very simple terms. Now, जब हम लोग स्पेक्ट्रम के बारे में और डिटेल समझते हैं, तो what we understand is that it can be classified in the following ways. ठीक है, based on its origin, spectrum can be classified into two types: emission and absorption. You can easily guess what it would mean. Emission spectrum क्या होगा? It will be collection of wavelength or frequency that are emitted by an object or a sample. Absorption spectrum क्या होगा? It will be providing us information about the wavelength or frequency that are absorbed by an object. Now, on the right hand side आप notice करोगे that spectrum का एक और classification है, which is based on its nature, how it looks. So there are two types: continuous and discontinuous. Continuous spectrum would be something, for example, of a black body. जैसे सन से आने वाला जो स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूअस रहता है. क्यों? Because sun is a black body. It is emitting wavelengths or frequency of radiations, like it is emitting radiations of all wavelength or frequency. तो उसको हम लोग कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलते हैं. बट ब्लैक बॉडीज के अलावा दूसरी ऑब्जेक्ट्स जो हैं which emit or absorb particular radiations or particular wavelength or frequency radiations, उनके स्पेक्ट्रम को हम लोग डिसकंटिन्यूअस या फिर डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम बोलते हैं. ठीक है, इसमें आप नोटिस करोगे दैट देयर आर फर्दर सब टाइप्स. एक रहता है लाइन स्पेक्ट्रम, एक रहता है बैंड स्पेक्ट्रम. लाइन स्पेक्ट्रम, as you can read from the word itself, are going to be some sharp lines, some particular frequency or some particular wavelength that are emitted or absorbed. And ये typically atoms के लिए होता है. Because atoms में कैसा रहता है? Particular energy gaps रहते हैं. उन particular energy gaps के corresponding particular energy of photons emit या absorb होता है. Right? So particular wavelength of photons emit या absorb हो रहे होते हैं. Molecules में typically what we see is called as a band spectrum. Band में मतलब क्या होता है? There are closely spaced lines. इतनी closely spaced lines होती हैं कि उसको हम एक band कहने लग जाते हैं. तो molecules में कैसा होता है? जो energy levels होते हैं, ठीक है, उनमें मान लो ये एक एनर्जी लेवल है, ये दूसरा एनर्जी लेवल है, बट उसके आसपास के एनर्जी लेवल्स भी पॉसिबल रहते हैं. ठीक है, तो
इसके लिए उनके स्पेक्ट्रम में क्लोजली स्पेस्ड wavelength या frequency of spectral lines is observed and that is why they are called as band spectrum also. ठीक है, हमारा फोकस रहेगा in this chapter on hydrogen atom का line spectrum. That will be our key focus. Now हाँ, मॉलिक्यूल्स में बैंड स्पेक्ट्रम इसलिए होता है अमोद बिकॉज मॉलिक्यूल्स के जो एनर्जी लेवल्स होते हैं मॉलिक्यूल्स के अंदर, द वे इन विच दे आर फॉर्म्ड, ये मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में बताऊंगा, तो वहां से आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। ठीक है, एंड थोड़े कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं जिनमें बहुत सारे एटम्स होते हैं, उनमें टिपिकली ऐसे बैंड स्पेक्ट्रम्स ऑब्जर्व होते हैं। ओके, देन आदित्य क्या डाउट है आपका? व्हाई डज इलेक्ट्रॉन एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन व्हाइल अब्सॉर्बिंग एनर्जी? मतलब क्वेश्चन ही समझ नहीं आया मुझे आपका। द थिंग इज, मान लो ये हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1 स्टेट में रहना प्रेफर करता है बिकॉज दैट इज द लोएस्ट एनर्जी स्टेट। अब यू प्रोवाइड एनर्जी टू इट, ये एनर्जी आप इसको प्रोवाइड कर रहे हो, तो उससे क्या हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट भी हो सकता है या फिर एक्साइट भी हो सकता है। बट जब ये एक्साइट हो जाता है, देन दिस इज नॉट इट्स प्रेफर्ड स्टेट, इट इज नॉट इट्स नेचुरल स्टेट। इसके पास अपॉर्चुनिटी है दैट इट कैन कम बैक to ground state, lower energy state. So what it will do is it will de-excite directly or indirectly, जैसा भी उसका मन करेगा, and upon de-excitation it will emit energy and that energy will be in form of photons. समझ में आया आदित्य? All right. So coming back, जैसा मैं आपको बता रहा था, emission spectrum is what? Emission spectrum is a collection of electromagnetic waves emitted by an object, right? कैसे ये चीज मेजर करी जाती है, कलेक्ट करी जाती है, ठीक है? तो लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारा सोर्स है, ठीक है, या सैंपल है विच इज एमिटिंग रेडिएशन, ठीक है। यहाँ पर तो मैंने एज एन एग्जांपल सनी ले लिया, तो वो जो रेडिएशंस एमिट कर रहा है, इनको एक प्रिज्म के थ्रू पास कर देते हैं। अब प्रिज्म इज एबल टू ब्रेक दिस बीम इनटू इट्स कंपोनेंट्स। व्हाई? बिकॉज प्रिज्म में क्या होता है, व्हेन द लाइट पासेस थ्रू, रिफ्रैक्शन अकर्स, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। दैट रिफ्रैक्शन हैपेंस एंड दैट रिफ्रैक्शन is something जिसमें लाइट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है एंड द एंगल बाय विच इट चेंजेस, ठीक है, जिस एंगल से ये लाइट बीम रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्रैक्ट करती है, वो वेवलेंथ से रिलेटेड होता है, ठीक है। आई थिंक 1/λ raised to the power of 4, आई डोंट रिमेंबर द रिलेशनशिप, बट somehow it is related to the wavelength, ठीक है। तो जो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स थी इन दिस बीम, वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पर रिफ्रैक्ट होती हैं एंड ऑन अ फोटोग्राफिक प्लेट वी कैन, based on the angle at which they are refracted, we can judge
what would be the wavelengths present in that beam. ठीक है, समझ में आया कैसे ये एमिशन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व करा जाता है. ठीक है, जैसे सन का अगर हम लोग एमिशन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें कैसा है, जो हमें अपनी आंखों से दिखेंगी वो तो विजिबल रीजन की रेडिएशन है. तो अगर सन की लाइट को आप प्रिज्म के थ्रू पास करते हो तो इट ब्रेक्स डाउन इनटू इट्स constituent wavelengths and you see a rainbow emerging with your, जो हम लोग बोलते हैं, and ये continuous रहता है because these are radiations of almost all the wavelengths that are observed. but यही चीज अगर मैं किसी सन की जगह किसी एटम से आने वाली रेडिएशंस को ऑब्जर्व करूंगा तो then there will be some particular wavelengths, some particular frequencies that I will be seeing. And that will be called as a line spectrum. ठीक है, ऐसे पर्टिकुलर लाइंस ऑब्जर्व होगी. मॉलिक्यूल्स के केस में ऐसे बैंड्स ऑब्जर्व हो जाते हैं बिकॉज ऑफ क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी गैप्स. ठीक है, अच्छा, साथ ही साथ में आप एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट नोटिस करना अबाउट अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या बताता है हमें? ठीक है, नोटिस करना अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में मैं एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है, काफी सारी इंग्लिश है, एक साथ पढ़ो तो समझ में नहीं आएगी. कैसा लिखा है? अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इनवर्स ऑफ द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ द ऑब्जेक्ट. कुछ नहीं समझ में आया, चलो थोड़ा सा और लिखा हुआ है आगे. दैट इज मे बी शायद ये पढ़ के समझ में आ जाए. मिसिंग वेवलेंथ इन द अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम करस्पॉन्ड और मैच टू द वेवलेंथ ऑब्जर्व्ड इन द एमिशन स्पेक्ट्रम. बिल्कुल भी समझ में नहीं आया. किसी को समझ में आया क्या लिखा है? एनीवन? अरे मृण्मयी को आ गया? क्या बात कर रही हो मृण्मयी? मृणाल को भी आ गया? इतनी अच्छी इंग्लिश है क्या यार आप लोगों की? मैंने जब पढ़ा था मुझे तो नहीं समझ में आया था. जब फर्स्ट टाइम मैंने पढ़ा था आज लाइक ये क्या लिखा है. बट चलो अच्छी बात है अगर कुछ बच्चों को समझ में आ गया है. बट आई एम श्योर देयर आर मेनी जिनको नहीं समझ में आया होगा. तो लेट मी इलैबोरेट. व्हाट इज इट सेइंग? यहाँ पे आप नोटिस करना अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. पहली बात तो कैसे मेजर किया जाता है, कैसे निकाला जाता है, वो मैं आपको सिखा देता हूँ, बता देता हूँ, समझा देता हूँ. What we do is we take white light. White light का मतलब क्या हो गया? All frequency और wavelength. ठीक है, that is what means by white light. So सारी की सारी radiations आ रही हैं and we make them pass through our sample. ठीक है, जिसका हमें absorption spectrum लेना है. ठीक है, अब टिपिकली जो सैंपल जिसका हमें अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम लेना होता है या तो उसको वेपर के फॉर्म में रखते हैं यहाँ पर गैसियस फॉर्म में, या फिर उसका सोल्यूशन बना के रखते हैं. ठीक है, एंड देन वी लेट द लाइट पास थ्रू इट. फिर जो भी लाइट पास हो जाती है उसको प्रिज्म के थ्रू ब्रेक डाउन करते हैं एंड एक फोटोग्राफिक प्लेट पे ऑब्जर्व कर लेते हैं. तो अब आप नोटिस करना, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पर हमारा सैंपल है हाइड्रोजन एटम का. ठीक है, दिस इज द सैंपल दैट वी हैव. व्हेन वी पास all radiations, all wavelength of frequency through it,
some of those radiations get absorbed and बाकी radiations pass through. तो हमें जो absorption spectrum है वो कैसा दिखेगा? हमें absorption spectrum कुछ इस तरीके से दिखेगा that कुछ lines missing है, ठीक है, और बाकी सारी की सारी रेडिएशंस ऑब्जर्व हो रही हैं. ऐसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? ये समझ में आया? अब ये जो वेवलेंथ्स लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 जो भी ये वेवलेंथ्स मिस हुई यहां पर, ये कौन सी वेवलेंथ्स होंगी? दीज विल बी दोज photons which would have been absorbed by the hydrogen atom. That means they would correspond to the energy gaps between the concerned orbits of hydrogen atom. Right? And यही wavelengths हमें emission spectrum में observe होती. अगर हम हाइड्रोजन के सैंपल को एक्साइटेड स्टेट में से डी एक्साइट कर रहे होते तो corresponding to those energy gaps only we would see photons getting emitted, वही सेम लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3. तो अब ये स्टेटमेंट समझ में आ रहा है आपको that the missing wavelength in the absorption spectrum are the ones which are observed in the emission spectrum of the object. Is this clear? समझ में आया आशुतोष अभी? ठीक. So now we have नहीं, we can't see an electron with the help of a microscope. So now what we have यहाँ पर notice करना, we have an understanding of what the word spectrum means. We have an understanding of classification of spectrum. Emission spectrum क्या होता है, absorption spectrum क्या होता है, ठीक है. In fact, for a sample, we know that emission and absorption spectrum are inverse of each other, right? जो wavelength emission spectrum में observe होती हैं, वही wavelength absorption spectrum में से गायब होती हैं. Correct? And एक important aspect जो कि आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स में बताया था, अब आप ये चीज अप्रिशिएट कर पाओगे, ये चीज समझ पाओगे. यू रिमेम्बर दैट एक नासा वाला वीडियो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में दिखाया था अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. दूसरे तीसरे लेक्चर में आई थिंक दिखाया था. उस वीडियो में ये भी बोला था दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से ही हमें पता पड़ता है दैट दूसरे प्लैनेट्स पर या दूसरे मून्स पर कौन से टाइप के एलिमेंट्स या कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं. तो वो अब आप अप्रिशिएट कर पाओगे हम लोग वो कैसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं. बिकॉज किसी भी मॉलिक्यूल का या किसी भी एटम का जो स्पेक्ट्रम होता है, इट इज यूनिक. It is like its fingerprint.
the wavelengths that are emitted or absorbed by an atom or a molecule are something which correspond to the energy gaps present in that atom or molecule only. And it is very very unlikely कि किसी दूसरे टाइप के एलिमेंट या कंपाउंड के अंदर वही सेम वेवलेंथ्स एमिट या अब्सॉर्ब हो. So this spectrum is like a, as I said, a fingerprint or a signature which is unique to atoms or molecules. तो अगर मान लो हम लोग किसी distant planet से आती हुई रेडिएशंस को, आती हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को स्टडी कर रहे हैं, तो बाय स्टडिंग दोज वेव्स वी कैन अंडरस्टैंड what would be the substance that would be emitting those radiations. ठीक है. Now इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमारा फोकस प्राइमरीली ऑन द स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम रहेगा. ठीक है. वी विल नॉट बी गेटिंग इनटू द details of understanding spectrum of all substances or all types of compounds. just start है, तो हम लोग उसमें सबसे बेसिक सबसे सिंपल स्पेक्ट्रम के ऊपर फोकस करते हैं, दैट इज द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम. ठीक है. कैसा एमिशन स्पेक्ट्रम कैसे ऑब्जर्व होगा हाइड्रोजन एटम का? आप हाइड्रोजन गैस को एक डिस्चार्ज ट्यूब में ले लेना, हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देना, उससे क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन के एटम्स हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड होगी एंड दे वुड एक्साइट, दे वुड गेट एक्साइटेड इनटू हायर एनर्जी ऑर्बिट्स because of the energy provided, because of this high potential difference that is provided. Now when they de-excite, they will emit radiations. ठीक है. मान लो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम्स थे. ठीक है. अब आपने उनको एनर्जी प्रोवाइड करी. ठीक है. बाय अप्लाइंग दिस हाई पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पर ये एटम्स लाइक हाई स्पीड में मूव करने लग जाएंगे. कुछ आयंस जो होंगे वो टकराएंगे, जो वही अपन ने कैथोड रे ट्यूब में जैसे देखा था. ठीक है. दिस इज द सेम कैथोड रे ट्यूब सेटअप ओनली. ठीक है. यहाँ पर वो पिंक सा ग्लो ऑब्जर्व होगा, याद हो तो अपन ने डिस्कस किया था इन कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट. ठीक है. तो वो क्या होगा, यहाँ पर बेसिकली ये हाइड्रोजन के एटम्स एक्साइट हो रहे होंगे. ठीक है. इनके इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी ऑर्बिट्स में जा रहे होंगे एंड आफ्टर गेटिंग एक्साइटेड, बिकॉज ये उनका नेचुरल स्टेट नहीं होता है, तो दे वुड डी एक्साइट. ठीक है. एंड दे वुड डी एक्साइट इन एनी रैंडम मैनर एंड ऑल दोज डी एक्साइटेशंस, उनसे आने वाले रेडिएशंस को हम लोग स्टडी करेंगे ऑन अ फोटोग्राफिक प्लेट. ठीक है. We will study all those radiations that are emitted and that will be called as the line spectrum of hydrogen atom. ठीक है. It will be called as a spectrum of hydrogen atom. अब वो line spectrum क्यों कहा जा रहा है? Because when we observe that spectrum, what we find out was that particular wavelengths are getting emitted. ठीक है. lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4, particular frequency or wavelength of photons are getting emitted. Now, अब इन सब डी एक्साइटेशंस को, ठीक है, बिकॉज ये कुछ भी डी एक्साइटेशन हो सकती है ना, हमारे कंट्रोल में तो है नहीं. इलेक्ट्रॉन आपने एक्साइट करा, हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट भी हो गए होंगे, वी डोंट केयर, दैट इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल. बट बिकॉज मैंने यहाँ पर ये पूरा सैंपल लिया है, मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ एटम्स आर देयर. ठीक है. तो उन एटम्स में से a substantial number of atoms would be de-exciting and उनके de-excitations जो हैं वो हम सब यहाँ पर अब फोटोग्राफिक प्लेट्स पर
स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो रैंडम रैंडम डी एक्साइटेशंस हुए, इन सबको अगर मैं ऑर्गेनाइज कर लूँ, ठीक है, प्रॉपरली अगर मैं उनको ऑर्गेनाइज तरीके से समझने की कोशिश करूं, तो वो डी एक्साइटेशंस को मैं कुछ बकेट्स में, कुछ कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकता हूं। कैसा? यहाँ पे आप नोटिस करना, ऑल डी एक्साइटेशंस विच विल बी हैपनिंग फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट टू ग्राउंड स्टेट n equal to 1. इनको मैं क्या बोलूंगा? They are being called as Lyman series radiations or K series, or also called as first series radiations. Okay, they were named Lyman after the name of the scientist who actually discovered them. All the D excitations that will be happening to n equal to 2, okay, they are going to be called as Balmer series or L series or second series D excitations. They are again named after the scientist who discovered them or studied them. ठीक है, you might say कि सर ये पॉइंट समझ में नहीं आया कि ये सब एक ही एक्सपेरिमेंट में तो हो रहा है, लाइक यू टुक दिस एक्सपेरिमेंट एंड उसी में तो सारे के सारे ये रेडिएशंस ऑब्जर्व होंगे, तो फिर ये अलग अलग साइंटिस्ट ने कैसे डिस्कवर करे? ठीक है, द एक्चुअल रीजन बिहाइंड इट इज दिस पार्ट. ठीक है, ये बोलने में बड़ा आसान लग रहा है, फोटोग्राफिक प्लेट लगा दिया और ऑब्जर्व कर लिया. ठीक है, दिस इज नॉट समथिंग विच वॉज एन ईजी थिंग टू डू. ठीक है, इसमें जैसे बामर सीरीज की जो रेडिएशंस होती हैं, जब आप इनकी वेवलेंथ कैलकुलेट करोगे, जो कि मैं आपसे थोड़ा टाइम बाद करवाऊंगा, तो ये फिर भी विजिबल रीजन की आती हैं. तो इनके लिए तो क्या है, वी डिड नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल मटेरियल. ये तो क्योंकि विजिबल रीजन की हैं, इनमें से जो कुछ कुछ रेडिएशन हैं वो विजिबल रीजन की हैं, तो वो तो आंखों से दिख जाती हैं. ठीक है, मतलब जैसे ये जो डायग्राम मैंने आपके सामने बनाया, तो ये जो रेड, ब्लू, ग्रीन, ये कैसी हैं? ये आपको आंखों से दिख जाएंगी. ठीक है, नॉट एग्जैक्टली नेकेड आई, बट माइक्रोस्कोप के थ्रू ये आप रेडिएशंस देख पाते हो. ठीक है, इनफैक्ट आपको कभी लैब में हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम देखने का मौका मिलेगा, तो व्हेन यू विल बी लुकिंग थ्रू द नेकेड आई, तो यू विल बी एबल टू सी दीज क्रिस्प लाइंस एमिशन स्पेक्ट्रम की, एंड these will be the ones which correspond to visible region का रेडिएशन. ठीक है, वो एक्चुअली ये बामर सीरीज की लाइंस होती हैं. टू डिटेक्ट लाइमन सीरीज, पाश्चन सीरीज, जो ये दूसरी रेडिएशंस थी, ठीक है, आपको मैं थोड़े टाइम बाद कैलकुलेशन करके बताऊंगा. ये लाइमन सीरीज यूवी रीजन में थी, पाश्चन, ब्रैकेट, हम्फरी, ये सब इंफ्रारेड रीजन में थी ऑफ द स्पेक्ट्रम. तो दे weren't something which were detected so easily, बिकॉज वो दिखती नहीं है ना आंखों से, तो उसके लिए स्पेशल प्लेट्स डिजाइन करी गई with these different types of radiations. ठीक है, सो ये जो स्पेक्ट्रम है, ये पूरा का पूरा तैयार होने में टाइम लगा. इट wasn't an overnight thing. It was something which with time डिस्कवर हुई, एंड देन समझ में आया that okay, these are the kind of radiations that are emitted by hydrogen atom. ठीक है, इनको जब हम नीटली सेग्रीगेट कर रहे हैं, नीटली एनालाइज कर रहे हैं, तो यू विल फाइंड that all d excitations happening to n equal to 1 are going to be called as Lyman series. All d excitation happening to n equal to 2 are going to be called as Balmer series,
एंड सो ऑन सो फोर्थ. पास्चन, ब्रैकेट, फंड, हम्फरी, ये आपको नाम याद रखना है. इतना पार्ट समझ में आया? What is the line spectrum of hydrogen atom? All right. Now, अब नोटिस करना, स्पेशली ये जो नाम है ये हम लोग और एलिमेंट्स के लिए भी यूज करते हैं. ठीक है, जब जैसे कोई मेटल है तो उस मेटल की जो स्पेक्ट्रम है या कोई और एलिमेंट है उसका जो स्पेक्ट्रम है उसमें भी ये नाम यूज किए जाते हैं, के सीरीज, एल सीरीज. ठीक है, बट पर्टिकुलरली अगर हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बात करें, ठीक है, पर्टिकुलरली हाइड्रोजन एटम के बारे में बात करें तो नोटिस करना दैट लाइमन सीरीज के जो रेडिएशंस हैं दे आर फाउंड टू बिलोंग टू द अल्ट्रावायलेट रीजन. ठीक है, ये जो एनर्जी गैप्स को करस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है, 2 से 1, 3 से 1, 4 से 1, इन एनर्जी गैप्स को जब आप फॉर्मूला में पुट करते हो, ठीक है, तो यू माइट बी एबल टू डू दैट कैलकुलेशन बाय योरसेल्फ. दे बिलोंग टू द यूवी रीजन, अल्ट्रावायलेट रीजन. हाँ, आपका डाउट नहीं समझ में आया मुझे निकिता. व्हाट इज योर डाउट एग्जैक्टली? What does 7 arrows represent? ये डी एक्साइटेशंस represent कर रहे हैं ना, जैसे मैंने यहाँ ऊपर बताया कि हम लोग हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व कर रहे हैं. What is the emission spectrum of hydrogen? The radiations that are emitted by hydrogen atom, right? When will hydrogen atom emit radiations? When its electrons will be de-exciting from higher energy levels to lower energy levels, right? So ये de-excitations अगर मैं neatly organize करके देख रहा हूँ तो ये higher energy levels से lower energy levels होंगी, तो इनको मैं ऐसे neatly segregate कर सकता हूँ ना. मतलब यहाँ पर जो मैंने आपको ये समझाया है इसको दोबारा ध्यान से समझना प्रैक्टिकली क्या हो रहा है. यहाँ पर आपने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली है, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन आपने भरा एंड आपने हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा. हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से क्या हो गया, जो हाइड्रोजन एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स थे वो एक्साइट हो गए क्योंकि उनको एनर्जी मिली ना. हो सकता है कुछ इजेक्ट भी हो जाए, आई डोंट केयर, बट out of all the trillions and zillions of atoms that are there, excitation भी होगा, करेक्ट. अब excited states तो उनकी natural state नहीं है. They would want to come to the lower energy states by de-excitation. And when they do those de-excitations, then they will emit photons or emit radiations corresponding to those de-excitations, right? तो अगर मैं कोई एक एटम के ऊपर फोकस करूं कि उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, तो वो एक्साइट होकर किसी हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा या हो सकता है आयोनाइज ही हो जाए. ये तो मेरे कंट्रोल में नहीं है, कुछ भी हो सकता है. मान लो कुछ भी हो गया, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया. अब एक्साइट होने के बाद में वो इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट भी करेगा. अब डी एक्साइट कैसे करेगा, कैसे भी कर सकता है.
मतलब मान लो n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 4 में चला गया, अब वो हो सकता है 4 से डायरेक्टली 1 में आ जाए, या हो सकता है 4 से पहले 3 में जाए और फिर 3 से 1 में जाए, या हो सकता है 4 से पहले 2 में जाए फिर 2 से 1 में जाए, या फिर हो सकता है 4 से 3 में जाए, 3 से 2 में जाए, 2 से 1 में जाए। किसी भी तरीके से डी एक्साइट हो सकता है ना, वो मेरे कंट्रोल में थोड़ा ना है। So all such de-excitations will happen, and corresponding to such de-excitations, photons will be emitted, and those photons or radiations are going to be studied as the spectrum of hydrogen atom. अब मैं क्या कर रहा हूं कि ये सब जो de-excitations हुई उनको properly organize करके आपके सामने यहां पर शो करना चाह रहा हूं, ताकि हम उनको स्टडी कर सकें। अभी समझ में आया निकिता? ठीक है, so those de-excitations happening from any higher energy level to n equal to 1, उनको हम लोग लाइमन सीरीज रेडिएशन बोल देते हैं। Any de-excitations from higher energy level to n equal to 2, उनको हम बामर सीरीज बोल देते हैं, बामर सीरीज रेडिएशन बोल देते हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, ये 6 नाम आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो ये सब कुछ मिलाकर हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम कहलाता है। ठीक है, एन ऑर्गेनाइज्ड नीटली सेग्रीगेटेड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब इसमें मैं आपको एक एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ये बता रहा हूं दैट जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है उसमें लाइमन सीरीज के जो रेडिएशंस हैं, ठीक है, दे बिलोंग टू द यूवी रीजन। बामर सीरीज के जो फर्स्ट 4 लाइंस हैं वो विजिबल रीजन को बिलोंग करते हैं। ठीक है, जो पहले 4 लाइंस हैं 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2, 6 से 2, जो डी एक्साइटेशन होने पर फोटॉन्स एमिट हुए उनका जो वेवलेंथ है वो विजिबल रीजन में आता है। ठीक है, समझ में आया? एंड उसके अलावा जो बाकी हैं वो यूवी रीजन में रहते हैं। अदर्स जो और आगे के ये एनर्जी के रेडिएशंस रहेंगे, ठीक है, दे विल बी ऑफ हायर एनर्जी गैप्स। ठीक है, 7 से 2, 8 से 2, 9 से 2, 10 से 2, ये और हायर एनर्जी गैप के हो जाएंगे, वो यूवी रीजन में रहते हैं। देन जो पाश्चन, ब्रैकेट, फंड, हम्फ्री, जितने भी आगे के हैं ये सारे के सब ये इंफ्रारेड रीजन को बिलोंग करते हैं। इनका अगर आप एनर्जी गैप कैलकुलेट करके वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो इट विल करस्पॉन्ड टू द इंफ्रारेड रीजन। ठीक है, यहां तक का पार्ट समझ में आया आप लोगों को? इसमें किसी को कोई डाउट है? ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं तक डिस्कशन रखते हैं। इसके आगे का पार्ट मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करता हूं, जहां पर आई विल डू कैलकुलेशन ऑफ what are the wavelength or frequency of these radiations that are emitted. ठीक है, हाँ, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में we don't see radio waves और गामा रेज। ठीक है, इवन जो मेटल्स होता है उनमें जरूर हम लोग एक्सरेज वगैरह देख पाते हैं। ठीक है, मेटल्स के जो रेडिएशन होते हैं उनमें हम लोग एक्सरेज वगैरह देख पाएंगे, बट नॉट these gamma rays something। ठीक है, होमवर्क मैं आप लोगों के साथ ग्रुप पर शेयर कर देता हूँ। ठीक है, I'll ask you to practice some more questions from the booklet as well as मैं कुछ DPPs as assignment भेजता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोग वो ट्राई करना एंड देन लेट्स डिस्कस।
ठीक है, हाँ कुछ कहना चाह रहे हो, कोई डाउट है कुणाल? सर इफ कैलकुलेशन के वक्त इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये अगर यूज करना रहा तो ये निगेटिव लेना है या पॉजिटिव? वेल कहाँ पर यूज कर रहे हो? नहीं सर, मतलब डेरिवेशन है ना रेडियस का, बोर्स मॉडल। हाँ उसमें मैग्नीट्यूड यूज करो बस। ठीक है सर। हाँ नेक्स्ट, और किसी को कोई डाउट है? चलो ठीक है, देन फिर आज का डिस्कशन यहीं पे रोकते हैं। इसके साथ एसोसिएटेड होमवर्क मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ऑल राइट, चलो थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।